नमस्कार, रूबरू में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे पॉलिटिशियन से करवा रहे हैं जो मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को उभार कर अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए काफी चर्चा में रहे हैं। करीब 20 साल तक इंडियन फॉरेन सर्विस में रहे ये जनाब काफी पढ़े लिखे हैं और इस समय एक मैगजीन के एडिटर भी हैं। वैसे तो अपनी कौम की नुमाइंदगी का दावा करते हैं, लेकिन आज उनकी छवि महज एक फंडामेंटलिस्ट की होकर रह गई है। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं बहुचर्चित सांसद सैयद शहाबुद्दीन की। फॉरेन सर्विस के अपने करियर में ब्रिलियंट ट्रैक रिकॉर्ड के लिए मशहूर सैयद शहाबुद्दीन पॉलिटिक्स में शॉर्ट टर्म गेन्स हासिल करने की खातिर मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए शहाबुद्दीन न केवल मुस्लिम डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, बल्कि मुस्लिम समुदाय के वोट हासिल करने के लिए मुस्लिम फंडामेंटलिज्म का सहारा लेने के आरोप भी उन पर लगते रहे हैं। लोगों का तो ये भी कहना है कि अपने आक्रामक अंदाज और भड़काऊ भाषणों के जरिए वो मुस्लिम भावनाओं को आंदोलित कर अपनी छवि बतौर मुस्लिम कॉजेस के चैंपियन के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का विरोध, बाबरी मस्जिद के मसले पर अयोध्या मार्च, मुसलमानों द्वारा रिपब्लिक डे के बॉयकॉट की अपील और मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की मांग करना उनकी इसी मानसिकता का प्रतीक माना जाता है। बाबरी मस्जिद मूवमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर शहाबुद्दीन कई वर्षों तक बाबरी मस्जिद को बचाने की लड़ाई लड़ते रहे। अपनी फंडामेंटलिस्ट अप्रोच के कारण ही शहाबुद्दीन को लगातार पॉलिटिकल पार्टीज बदलनी पड़ी हैं। पहले वो जनता पार्टी में थे, फिर इंसाफ पार्टी का गठन किया, फिर जनता दल में शामिल हो गए और आजकल वो समता पार्टी में हैं। पॉलिटिक्स में आप में कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी चुनाव लड़ना हो तो कभी किशनगंज, तो कभी मुरादाबाद, तो कभी कानपुर, उसी तरह से पार्टी हो तो कभी जनता पार्टी, मेरे ख्याल में ये आप थोड़ी मेरे साथ दल, ये समता पार्टी, लीडर बदलना तो कभी चंद्रशेखर से दोस्ती तो कभी वीपी सिंह के साथ थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं। देखिए, मैं तो ये समझता कि अगर मैं एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में चला जाता वजीर बनने के शौक में, इख्तिदार के लालच में, तो एक बात थी, मैं समझता। और जहां तक लीडर का सवाल है, भाई मैं यकीनन कुछ लोगों का एहतराम करता हूं। उनमें से चंद्रशेखर जी भी हैं, उनमें जॉर्ज फर्नांडिस भी हैं, उनमें अटल जी भी हैं। लेकिन इस मामले में आपको अपॉर्चुनिस्ट कहा जाता। 91 में एक तरफ आपने एसजीपी से नॉमिनेशन फाइल कर रखा था, दूसरी तरफ जनता दल से किशनगंज से कर रखा था। वो जहां से जैसे जनता दल से टिकट मिला। मैं आपसे वो भी बताना चाहता हूं, आखिरी दिन, एक दिन पहले जब मैं नाउमीद हो गया कि जनता दल मुझे टिकट नहीं दे रही है, चूंकि कुछ लोग मुखालिफ थे, तो मैंने चंद्रशेखर जी से पूछा, उन्होंने मुझे इजाजत दे दी और मैं मुरादाबाद दौड़ा हुआ गया, नजदीक था। और अभी मैंने नॉमिनेशन भर के मैं सर्किट हाउस वापस ही आया था कि मेरे पास खबर आई कि साहब जनता दल मेरी तलाश कर रही है, फौरन चाहते हैं दिल्ली वापस बुलाना। जनता दल की लीडरशिप मुझ पर प्रेशर डालती रही। हमारे दोस्त जॉर्ज यहां आकर के बैठ गए और लगभग उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़ करके गाड़ी में बैठा करके हवाई जहाज में भिजवा दिया। टिकट उन्होंने पहले खरीद लिया था और मैं चला गया। लेकिन पॉलिटिक्स में आपको लोग क्या कहेंगे? लेकिन सुबह समाजवादी जनता पार्टी में थे, शाम को जनता दल में। एक बात तो आप ये समझें आप कि जनता, मैंने अपने नजर से मैंने कभी अपनी लाइन नहीं बदली है। मैं तो फख्र के साथ कह सकता हूं इस बात को कि मैंने कभी सत्ता की सियासत नहीं की। सत्ता की सियासत नहीं की, सत्ता में कभी आने का मौका नहीं मिला। मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं, सत्ता में आने के मौके तो मुझे बहुत मिले, लेकिन मैंने कभी मौके से फायदा नहीं उठाया। लेकिन अब आप जनता दल में वापस जाने के लिए फिर लालू की काफी चमचागिरी। हमारी पार्टी की पॉलिसी अभी यह है कि हम ये चाहते हैं कि जो उमड़ता एक तूफान है भाजपा का, उसे रोकना देश के हित में है और उसको रोकने के लिए तमाम सेकुलर पार्टियों को मिलकर एक महाज बनाना चाहिए। आपके बारे में ये इंप्रेशन बनता कि आप हिंदू फंडामेंटलिज्म का तो विरोध करते हैं, लेकिन मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को प्रमोट करते हैं। भाई, मुस्लिम फंडामेंटलिज्म है किस चिड़िया का नाम? मैंने आपसे पूछा, प्लीज डिफाइन इट। इस्लाम के नाम पे पॉलिटिक्स करना भी तो फंडामेंटलिज्म। देखिए, इस्लाम के नाम पर क्या मतलब है, इसमें जरा फर्क कीजिए। मैं इस्लाम के नाम पर सियासत नहीं। जैसे आपको जाना जाता है कि आप मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं, मुस्लिम पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं करते। ये भी गलत है आपका। आपने कभी मेरे पार्लियामेंट के सवाल देखे हैं? और आप देखेंगे कि 90% सवाल ऐसे हैं जिनका कि मुल्क की आम सियासत और जनता की आम सूरत हाल से ताल्लुक होता है, उनका मुसलमानों से कोई खास ताल्लुक नहीं होता। लेकिन आप ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज क्यों लड़ते जो मुस्लिम डोमिनेटेड हो, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा हो? तो कोई नहीं है। मैं किशनगंज से मुझे बुलावा मिला, किशनगंज में गया। कानपुर में तो 20% से भी कम मुसलमान, बेंगलोर 15% मुसलमान है, मुरादाबाद 30% मुसलमान है।
तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ता हूँ? शहाबुद्दीन साहब, आपके साथ फिरका परस्ती की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि जब बीएचपी, बजरंग दल और जमायत इस्लामी तीनों पर बैन लगाया जाता है तो सिर्फ आप जमायत इस्लामी की बैन का विरोध करते हैं। एक दूसरा, ये जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार होते हैं तो उनकी आप बात कभी नहीं करते हैं। तीसरी, जब आईएसआई हिंदुस्तान में इतना खुराफात करवाती है तब भी आप उसका विरोध नहीं करते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जाते हैं तो आप विरोध नहीं करते हैं। और आपकी इन सारी बातों में पूरी सच्चाई नहीं है। कश्मीर में जब मंदिर तोड़े गए फारूक अब्दुल्ला के ज़माने में, तो मैं वाहिद शख्स था जिसने फारूक अब्दुल्ला को ख़त लिखा और कहा क्या सच्चाई है और अगर सचमुच मंदिर तोड़े गए उन्हें फ़ौरन बनवाओ। मैंने पाकिस्तान में मंदिरों के तोड़े जाने की मजम्मत की। जहाँ तक आईएसआई का सवाल है, ये कुछ प्रोपेगेंडा है और शायद इसमें कुछ हकीकत है। पंजाब कश्मीर में आईएसआई के इन्वॉल्वमेंट के सारे सबूत दिए जा चुके हैं। पंजाब और कश्मीर का सवाल नहीं है। कहा तो अब ये जा रहा है कि बिहार और यूपी के हर मदरसे में आईएसआई पहुंचा हुआ है। जहां तुम आईएसआई के एजेंट को पकड़ो उसे सजा दो, ये मैं नहीं रोकता, लेकिन एक कड़ी हकीकत, एक ठोस हकीकत को सामने लाओ। स्पीक ऑफ सॉलिड फैक्ट्स एंड डोंट स्पेकुलेट। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को बढ़ाने के लिए जो फंडिंग सऊदी अरब और लीबिया से होती है उसे रोका जाना चाहिए कि नहीं रोका जाना चाहिए? मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा प्रोपेगेंडा है और हकीकत बहुत कम है। मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ मुल्कों ने अपनी सियासी ज़रूरत के लिए यहाँ पैसे इस्तेमाल किए हैं, जिसमें कुछ मुस्लिम ममालिक भी हैं और जिनमें चार बहुत सफाई से आते हैं नाम उनके, ईरान का, इराक़ का, सऊदी अरब का और लीबिया का। शाही इमाम को लीबिया के काफ़ी करीब माना जाता है। आप शाही इमाम से पूछिए। आप, मैं तो ये जानता हूँ कि उनके बेटे ने जब बाबरी मस्जिद टूटने वाली थी उस वक्त वो सौदा कर रहा था नरसिम्हा राव से एक ज़मीन का, जामे मस्जिद और मौलाना आज़ाद के बीच वाली ज़मीन पर एक अंडरग्राउंड कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाने के लिए। जी चाहे तो मोहन कुमार मंगलम से पूछ लीजिए। शाही इमाम के बेटे नायब इमाम ने आपको आरएसएस के एजेंट कहा। देखिए, शाही इमाम के बेटे को मैं कोई अहमियत नहीं देता, क्योंकि शाही इमाम का बेटा तो आज ज़बरदस्ती जामे मस्जिद का नायब इमाम बना हुआ है। जामे मस्जिद कोई ख़ानदानी चीज़ है, कोई मस्जिद कोई ख़ानदानी विरासत होती है, इसलिए मैं उसकी कोई अहमियत नहीं देता, वो जो चाहे कह ले। मुसलमानों में कितना असर है शाही इमाम उनके बेटे का? देखिए, मैं इतना ही जानता हूं कि शाही इमाम की लोग इज्जत करते हैं बहुत बड़े हल्के में, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मुसलमान अपना वोट उनके कहने सुनने से देता है तो मैं आपकी गलतफहमी मानता हूं। लेकिन मुसलमान तो आपके कहने भी वोट नहीं देता है। मैंने कभी जज्बाती अपील नहीं की और मैं नहीं समझता कि मुसलमान वोटर इतना बेवकूफ़ है कि अब जज्बात के सहारे वो अपने वोट बर्बाद कर देता है। कभी कभी जज्बात उसके दिल पर गालिब आ जाते हैं। सैयद शहाबुद्दीन की पर्सनालिटी से जुड़ी कई और रोचक जानकारियां हम आपको देंगे, लेकिन थोड़े इंतजार के बाद। शहाबुद्दीन के जितने पॉलिटिकल फ्रेंड्स हैं उससे कई गुना ज्यादा उनके क्रिटिक्स हैं। यहां तक कि कई मुस्लिम नेता भी शहाबुद्दीन की आइडियोलॉजी के सख्त खिलाफ हैं। पहले कॉलेज में लेक्चरर, फिर ब्यूरोक्रेट और अब पॉलिटिशियन। शहाबुद्दीन के करियर के 3 पड़ाव हैं। आइए देखें शहाबुद्दीन इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। सैयद शहाबुद्दीन का जन्म 4 नवंबर 1935 को बिहार के रांची जिले के इटकी गांव में हुआ। पटना के साइंस कॉलेज से फिजिक्स में एमएससी करने के बाद उन्होंने लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री हासिल की। फिर पटना यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के लेक्चरर हो गए, लेकिन सन 1958 में उनका सिलेक्शन इंडियन फॉरेन सर्विस में हो गया। अपनी 20 साल की सर्विस के दौरान शहाबुद्दीन न्यूयॉर्क, रंगून और जेद्दा स्थित भारतीय दूतावास में रहे। सन 1973 में उन्हें अल्जीरिया में भारत का एम्बेसडर बनाया गया। सन 1975 से 78 तक शहाबुद्दीन विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी रहे, लेकिन नवंबर 1978 में उन्होंने फॉरेन सर्विस से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। कुछ समय तक पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद वो राजनीति में आ गए। उन्होंने जनता पार्टी का दामन थामा और 1979 में चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोग से राज्यसभा में आए। सन 1985 में शहाबुद्दीन लोकसभा के सदस्य बने। अक्टूबर 1986 में उन्होंने इंसाफ पार्टी का गठन किया, लेकिन मार्च 1991 में उसे भंग कर दिया और जनता दल में शामिल हो गए। 1991 के लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन किशनगंज से जनता दल के टिकट पर विजयी हुए।
सन 1994 में उन्होंने जनता दल भी छोड़ दिया और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी का गठन कर लिया। अगले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर एक बार फिर शहाबुद्दीन समता पार्टी के बैनर से बाहर निकलने की तैयारी में हैं। आप टीचर भी रहे, जर्नलिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, फॉरेन सर्विस में भी थे। आपको कौन सा प्रोफेशन सबसे अच्छा लगा? देखिए, ज़िंदगी के हर लम्हे की अपनी अहमियत है और मैंने जानबूझ करके ज़िंदगी का रास्ता मोड़ा है तकरीबन हर 20 साल पे, और अब ज़िंदगी के 60 साल तकरीबन पूरे होने वाले हैं और दिल में ख्याल ये भी है कि शायद अब वक्त फिर आ गया है कुछ रास्ता बदलने का, अगर लोग रास्ता बदलने दें तो। फॉरेन सर्विस आपने तमाम अच्छी पोस्टिंग्स की, इसके बाद फॉरेन सर्विस छोड़ के फिर पॉलिटिक्स में वापस आना, ये कहाँ तक लाजमी नहीं? देखिए, वो उसका ताल्लुक अपने एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ से है, और जब मैंने नौकरी छोड़नी चाहिए तो उस वक्त आपको याद होगा अटल जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे। पता नहीं उनके दिल में क्या बात आई, उन्होंने 3 बार मुझे समझाने की कोशिश की कि मत छोड़ो। मैंने वाजपेयी जी से कहा कि साहब, मैं सफ़ीर रह चुका, झंडे लगा चुका, अच्छी गाड़ी में चढ़ चुका, अच्छी मोटर में, अच्छे घर में रह चुका, अब ज़िंदगी में कुछ नया अनुभव चाहिए। ज़िंदगी तो अनुभव का नाम है। मैंने उनसे एक बात और कही, मैंने कहा आप मुझे अभी पाकिस्तान तो नहीं भेजेंगे, दैट वुड बी ए चैलेंज, और आप ना मुझे रूस और अमेरिका भेजेंगे बिकॉज आई मस्ट टू जूनियर। तो फिर इस तरह 20 साल और खाना बदोश की ज़िंदगी गुजारने का क्या फ़ायदा है? पाकिस्तान एम्बेसडर बन के जाने की आपकी तमन्ना क्यों थी? वो इसलिए थी कि मैंने ये महसूस किया कि हमारे यहाँ एक फीलिंग ऐसी है कि साहब पाकिस्तान या मुसलमान एम्बेसडर नहीं जा सकता, मुनासिब नहीं होगा, एंड आई वुड हैव टेकन इट एज ए चैलेंज। अगर आपको भेज दिया जाता तो आप क्या करते? मैं अपने तौर पर ज़रूर कोशिश करता कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे के नज़दीक लाऊं, चूँकि मेरा ये अटल विश्वास है कि हमारे बर्र सग़ीर में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो आज ये इंसान के हाथों ने लकीरें खींची हैं, वो लकीरें अनमिट नहीं हैं। ये कभी ना कभी तो एक बन के रहेगा, हमारे आपकी ज़िंदगी में ना बने मगर एक बन के रहेगा। आप ये बिलीव करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक हो सकता है? होना होगा, इसके सिवा उनके पास कोई चारा नहीं। अब दुनिया सिमटती जा रही है, दुनिया एक गांव बनती जा रही है और हम आपस में लड़ते रहेंगे। जर्मनी एक हो गया, कोरिया एक होने जा रहा है, वियतनाम एक हो गया, जितने देश बटे हुए थे वो टूट गए, लेकिन मैं इसमें ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। ये कोई हिंदुस्तान अगर चाहे कि ताकत के जोर से पाकिस्तान को मिटा दे, नहीं हो सकता। इंडिया हैज़ टू डाई एंड पाकिस्तान हैज़ टू डाई सो दैट वी कैन ऑल बी रीबॉर्न एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया। आप बीजेपी के खिलाफ हैं लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सपोर्ट में? नहीं, मैं अटल जी को बहैसियत एक अच्छा इंसान के अपना बुजुर्ग मानता हूँ। अटल जी का दिल और दिमाग बहुत वसी है और इस मुल्क को समझने के लिए और इस मुल्क को चलाने के लिए एक ऊंचे दिमाग की और एक बड़े दिल की ज़रूरत है। लेकिन कमज़ोरी उनकी क्या है? कमज़ोरी उनकी ये है कि वो बुज़दिल है। अटल जी को आप बुज़दिल मानते हैं? मैं बुज़दिल मानता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ इस बात, और ये मैंने लिखा है। मैंने उनकी बहुत तारीफ़ की और मैंने कहा एक ही फ्लॉ मैं उनमें पाता हूँ कि वो मोरल स्टैंड पर अटल नहीं रहते हैं, वो दब जाते हैं, फिसल जाते हैं और फिर वो गिर जाते हैं। अगर कभी कोई मौका है तो आप अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए सपोर्ट करेंगे? देखिए, वो फिर एक पार्टी का सवाल होगा, चूंकि वो किस पार्टी के नुमाइंदे होंगे। मैं समझता हूँ अटल जी की शख्सियत अपनी पार्टी से बड़ी है, लेकिन शायद उन्हें खुद इस बात का एहसास नहीं। शहाबुद्दीन देश के उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जो अपने बयानों और अपीलों के कारण हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहते हैं। ऐसे ही कुछ सवालों के साथ हम फिर रूबरू होंगे। बाबरी मस्जिद, मुस्लिम पर्सनल लॉ और कम्युनल राइट्स ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर शहाबुद्दीन अक्सर वोकल रहे हैं। रिपब्लिक डे के सरकारी समारोहों के बहिष्कार करने और अयोध्या मार्च जैसी अपीलों के कारण उनकी अक्सर फजीहत और निंदा हुई है, पर शहाबुद्दीन आज भी अपनी नीति पर कायम है। मैं सैयद शहाबुद्दीन साहब के ऐसे तमाम कृत्यों का मुखालिफ हूं। गणतंत्र दिवस अपने देश का वो सबसे बड़ा कौमी त्यौहार है जिसने हमको विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया है, सबसे बड़ी जमहूरियत है हम। सैयद शहाबुद्दीन को समझना चाहिए कि ऐसे मौक़ों का विरोध करके वो जमहूरियत की मुखालिफत कर रहे हैं और इस तरह से वो अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो सकते। शहाबुद्दीन जैसे लोगों के कारण देश का मुद्दा एक मंदिर और मस्जिद तक सीमित होकर रह गया। देखिए, बात
शहाबुद्दीन के अकेले की नहीं है, कुछ लीडर उभरे सेल्फ स्टाइल्ड किस्म के, कई, कोई एक ही नहीं, जो मुसलमानों को भड़का करके पॉपुलरिटी लेना चाहा उन्होंने। शहाबुद्दीन भी मुसलमानों के हित की बात करते हैं, लेकिन आज तक मैं ये मानता हूँ कि अभी उनको मुसलमानों के अंदर वो लीडरी हासिल नहीं हो सकी जो यूजुअली लोग समझते हैं। शहाबुद्दीन साहब, आप इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, इसके बाद आपको लोग कठमुल्ला क्यों समझते हैं? ये तो फिर आप उनसे पूछिए जो कि मुझे कठमुल्ला कहते हैं, मगर मैं मजहबी हूं। आई हैव वेरी डीप रिलीजियस फीलिंग्स, एज फार एज पॉसिबल आई एम ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। लेकिन आपके बयान और स्पीचेज इतने भड़काऊ होते हैं कि एक कम्युनिटी को भड़काने के लिए आप आप मुझे उनका एक इस्तेमाल मिसाल दे करते दीजिए, हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप एक मिसाल दे दीजिए कि मैंने मुसलमानों को भड़काने वाली कोई बात कही है। मैं आपको 2 मिसाल देता हूं। बताइए। एक, रिपब्लिक डे के बायकॉट करने की आपने अपील की, देखिए, जो राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में आता है। नहीं, देखिए, वो बात आप इसलिए गलत मैं इसलिए मानता हूं कि वो अपील नंबर 1 मेरी नहीं थी। वो अपील बाबरी मस्जिद राब्ता कमेटी की थी, जिसमें 10 मेंबरान थे, और वो अपील उसके पहले होने वाली दिल्ली कॉन्फ्रेंस की थी, जिसने ये फैसला किया था कि अगर हुकूमत ने उस तक हमारी बात नहीं मानी तो हम सरकारी तकरीबों का बायकॉट करेंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं आपसे कि ये कोई पहला बायकॉट तो नहीं था यौम जमहूरिया का। अकाली दल ने और सिखों ने और न जाने कितने, झारखंड ने और आंसू ने और न जाने कितने लोगों ने तो अगर इसके पहले किया। वो गलती करें तो आप भी करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मगर मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमने तो बड़ी एहतियात से किया। हमने तो कहा हम सिर्फ सरकारी तकरीबों का बायकॉट करेंगे, और जिन्होंने यौम जमहूरिया का बायकॉट किया उनके लिए देश के प्रेस ने कभी जबान नहीं खोली। और चूंकि ये कॉल बाबरी मस्जिद के सवाल पर एक मुसलमानों की कमेटी ने दिया, इसलिए आपने उसे कह दिया ये गद्दारी का काम है। आप तो डबल गेम खेलते हैं, यू यूज डबल स्टैंडर्ड्स। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट द नेशनल मीडिया, आई होल्ड इट गिल्टी ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स। नेशनल मीडिया उनको भी उसी तरह कंडेम करता, हरगिज नहीं करता। अभी हाल में झारखंड पार्टी ने भी बायकॉट की कॉल दी, आपने उसके बारे में एक लफ्ज नहीं लिखा। लिखा तभी तो आपको पता चला। अगर मीडिया नहीं लिखा हो तो आपको कैसे पता चलता? दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, बाबरी मस्जिद के मामले पे आपने मुसलमानों को सड़कों पर उतर आने के लिए कहा, और बल्ली मरान में 2 युवक मारे गए उस चक्कर में, जो दंगा भड़का। ये जो 2 नौजवान मारे गए, वो तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि दैट वाज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ पुलिस एट्रोसिटी, बिकॉज दे वर किल्ड इन कोल्ड ब्लड। They were killed in cold blood. They were doing nothing. Because I went and investigated the matter later. आपके हिसाब से आप भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं? मैं कभी मैंने कहा मुझे एक मिसाल आप दे दें, मुझे एक टेप आप सुना दें कहीं भी। मैं तो रोज बोलता हूं, रोज लिखता हूं, एक लाइन दिखला दीजिए मुझे कि मैंने मुसलमानों से ये कहा हो कि तेरी दवा का कोई इलाज नहीं है समाज में, बात तलवार उठा मैदान में निकल जा। मैं तो कानून और अकल की बात करता हूं, आईन की बात करता हूं। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के नाम पे अगर कोई हिंदुस्तान में यह समझता है कि हम यहां पर कभी इस्लाम की हुकूमत कायम कर देंगे, मुसलमानों की हुकूमत वापस ले आएंगे, तो मैं कहता हूं वो पागल है और पागलों की दुनिया में रहता है। अभी आपने डबल स्टैंडर्ड्स की बात कही। डबल स्टैंडर्ड्स के तो आपके भी माने जाएंगे कि आप इस्लामी तालीम की बात करते हैं, मदरसों की बात करते हैं, लेकिन अपने बेटों को कॉन्वेंट एजुकेशन में पढ़ाते हैं। नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा है कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान बच्चों को मदरसे में जाना चाहिए। मैंने इस बात की भी वकालत की है कि मदरसे की तालीम का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। मैंने ये भी कहा है। मैंने ये ज़रूर कहा है कि हर मुसलमान बच्चे को थोड़ी तालीम मजहब की मिलनी चाहिए, जो कि पैरेलल भी मिल सकती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाते हैं। आपके बच्चे तो अमेरिका इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, और यहाँ मुस्लिम यूथ को आप कहते हैं कि सड़क पे लड़े, मैंने किसी इस्लाम को बचाए, मुसलमानों के हक बचाए। मैंने अपने बच्चों के लिए कभी किसी से कोई मदद तलब नहीं की। मैं तो पहले दिन से यह कह रहा हूं कि मुसलमानों को सियासत में भी हिस्सा लेना चाहिए, मगर अपनी तालीमी तरक्की और अपनी आर्थिक तरक्की के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए, और जितने भी फैसिलिटीज आसानियां मिलती हैं उनसे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तो ये थी सैयद शहाबुद्दीन की पर्सनालिटी से जुड़ी कुछ जानी अनजानी बातें। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब पहले कॉलेज में लेक्चरर, फिर ब्यूरोक्रेट और अब पॉलिटिशियन। शहाबुद्दीन के करियर के 3 पड़ाव हैं। आइए देखें शहाबुद्दीन इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। सैयद शहाबुद्दीन का जन्म 4 नवंबर 1935 को बिहार के रांची जिले के इटकी गांव में हुआ। पटना के साइंस कॉलेज से फिजिक्स में एमएससी करने के बाद उन्होंने लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री हासिल की।
फिर पटना यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के लेक्चरर हो गए, लेकिन सन 1958 में उनका सिलेक्शन इंडियन फॉरेन सर्विस में हो गया। अपनी 20 साल की सर्विस के दौरान शहाबुद्दीन न्यूयॉर्क, रंगून और जेद्दा स्थित भारतीय दूतावास में रहे। सन 1973 में उन्हें अल्जीरिया में भारत का एम्बेसडर बनाया गया। सन 1975 से 78 तक शहाबुद्दीन विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी रहे, लेकिन नवंबर 1978 में उन्होंने फॉरेन सर्विस से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। कुछ समय तक पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद वो राजनीति में आ गए। उन्होंने जनता पार्टी का दामन थामा और 1979 में चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोग से राज्यसभा में आए। सन 1985 में शहाबुद्दीन लोकसभा के सदस्य बने। अक्टूबर 1986 में उन्होंने इंसाफ पार्टी का गठन किया, लेकिन मार्च 1991 में उसे भंग कर दिया और जनता दल में शामिल हो गए। 1991 के लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन किशनगंज से जनता दल के टिकट पर विजयी हुए। सन 1994 में उन्होंने जनता दल भी छोड़ दिया और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी का गठन कर लिया। अगले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर एक बार फिर शहाबुद्दीन समता पार्टी के बैनर से बाहर निकलने की तैयारी में हैं। आप टीचर भी रहे, जर्नलिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, फॉरेन सर्विस में भी थे। आपको कौन सा प्रोफेशन सबसे अच्छा लगा? देखिए, ज़िंदगी के हर लम्हे की अपनी अहमियत है और मैंने जानबूझ करके ज़िंदगी का रास्ता मोड़ा है तकरीबन हर 20 साल पे, और अब ज़िंदगी के 60 साल तकरीबन पूरे होने वाले हैं और दिल में ख्याल ये भी है कि शायद अब वक्त फिर आ गया है कुछ रास्ता बदलने का, अगर लोग रास्ता बदलने दें तो। फॉरेन सर्विस आपने तमाम अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स की, इसके बाद फॉरेन सर्विस छोड़ के फिर पॉलिटिक्स में वापस आना, ये कहाँ तक लाजमी नहीं, देखिए, वो उसका ताल्लुक अपने एक फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ से है। और जब मैंने नौकरी छोड़नी चाहिए तो उस वक्त आपको याद होगा अटल जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे। पता नहीं उनके दिल में क्या बात आई, उन्होंने 3 बार मुझे समझाने की कोशिश की कि मत छोड़ो। मैंने वाजपेयी जी से कहा कि साहब, मैं सफ़ीर रह चुका, झंडे लगा चुका, अच्छी गाड़ी में चढ़ चुका, अच्छी मोटर में, अच्छे घर में रह चुका, अब ज़िंदगी में कुछ नया अनुभव चाहिए। ज़िंदगी तो अनुभव का नाम है। मैंने उनसे एक बात और कही, मैंने कहा आप मुझे अभी पाकिस्तान तो नहीं भेजेंगे, दैट वुड बी ए चैलेंज, और आप ना मुझे रूस और अमेरिका भेजेंगे बिकॉज आई मस्ट टू जूनियर। तो फिर इस तरह 20 साल और खाना बदोश की ज़िंदगी गुजारने का क्या फ़ायदा है? पाकिस्तान एम्बेसडर बन के जाने की आपकी तमन्ना क्यों थी? वो इसलिए थी कि मैंने ये महसूस किया कि हमारे यहाँ एक फीलिंग ऐसी है कि साहब पाकिस्तान में मुसलमान एम्बेसडर नहीं जा सकता, मुनासिब नहीं होगा, एंड आई वुड हैव टेकन इट एज ए चैलेंज। अगर आपको भेज दिया जाता तो आप क्या करते? मैं अपने तौर पर ज़रूर कोशिश करता कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे के नज़दीक लाऊं, चूँकि मेरा ये अटल विश्वास है कि हमारे बर सग़ीर में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो आज ये इंसान के हाथों ने लकीरें खींची हैं, वो लकीरें अनमिट नहीं हैं। ये कभी ना कभी तो एक बन के रहेगा, हमारे आपकी ज़िंदगी में ना बने मगर एक बन के रहेगा। आप ये बिलीव करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक हो सकता है? होना होगा, इसके सिवा उनके पास कोई चारा नहीं। अब दुनिया सिमटती जा रही है, दुनिया एक गांव बनती जा रही है और हम आपस में लड़ते रहेंगे। जर्मनी एक हो गया, कोरिया एक होने जा रहा है, वियतनाम एक हो गया, जितने देश बटे हुए थे वो टूट गए। लेकिन मैं इसमें ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। ये कोई हिंदुस्तान अगर चाहे कि ताकत के जोर से पाकिस्तान को मिटा दे, नहीं हो सकता। इंडिया हैज़ टू डाई एंड पाकिस्तान हैज़ टू डाई सो दैट वी कैन ऑल बी रीबॉर्न एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया। आप बीजेपी के खिलाफ हैं लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सपोर्ट में? नहीं, मैं अटल जी को बहैसियत एक अच्छा इंसान के अपना बुजुर्ग मानता हूँ। अटल जी का दिल और दिमाग बहुत वसी है और इस मुल्क को समझने के लिए और इस मुल्क को चलाने के लिए एक ऊंचे दिमाग की और एक बड़े दिल की ज़रूरत है। लेकिन कमज़ोरी उनकी क्या है? कमज़ोरी उनकी ये है कि वो बुज़दिल हैं। अटल जी को आप बुज़दिल मानते हैं? मैं बुज़दिल मानता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ इस बात, और ये मैंने लिखा है। मैंने उनकी बहुत तारीफ़ की और मैंने कहा एक ही फ्लॉ मैं उनमें पाता हूँ कि वो मोरल स्टैंड पर अटल नहीं रहते हैं, वो दब जाते हैं, फिसल जाते हैं और फिर वो गिर जाते हैं। अगर कभी कोई मौका है तो आप अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए सपोर्ट करेंगे? देखिए, वो फिर एक पार्टी का सवाल होगा, चूंकि वो किस पार्टी के नुमाइंदे होंगे। मैं समझता हूँ अटल जी की शख्सियत अपनी पार्टी से बड़ी है, लेकिन शायद उन्हें खुद इस बात का एहसास नहीं। शहाबुद्दीन देश के उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जो अपने बयानों और अपीलों के कारण हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहते हैं। ऐसे ही कुछ सवालों के साथ
हम फिर रूबरू होंगे। बाबरी मस्जिद, मुस्लिम पर्सनल लॉ और कम्युनल राइट्स ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर शहाबुद्दीन अक्सर वोकल रहे हैं। रिपब्लिक डे के सरकारी समारोहों के बहिष्कार करने और अयोध्या मार्च जैसी अपीलों के कारण उनकी अक्सर फजीहत और निंदा हुई है, पर शहाबुद्दीन आज भी अपनी नीति पर कायम है। मैं सैयद शहाबुद्दीन साहब के ऐसे तमाम कृत्यों का मुखालिफ हूं। गणतंत्र दिवस अपने देश का वो सबसे बड़ा कौमी त्यौहार है जिसने हमको विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया है, सबसे बड़ी जमहूरियत है। हम सैयद शहाबुद्दीन को समझना चाहिए कि ऐसे मौक़ों का विरोध करके वो जमहूरियत की मुखालिफत कर रहे हैं और इस तरह से वो अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो सकते। शहाबुद्दीन जैसे लोगों के कारण देश का मुद्दा एक मंदिर और मस्जिद तक सीमित होकर रह गया। देखिए, बात शहाबुद्दीन के अकेले की नहीं है। कुछ लीडर उभरे सेल्फ स्टाइल्ड किस्म के, कई, कोई एक ही नहीं, जो मुसलमानों को भड़का करके पॉपुलरिटी लेना चाहा उन्होंने। शहाबुद्दीन भी मुसलमानों के हित की बात करते हैं, लेकिन आज तक मैं ये मानता हूँ कि अभी उनको मुसलमानों के अंदर वो लीडरी हासिल नहीं हो सकी जो यूजुअली लोग समझते हैं। शहाबुद्दीन साहब, आप इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, इसके बाद आपको लोग कठमुल्ला क्यों समझते हैं? ये तो फिर आप उनसे पूछिए जो कि मुझे कठमुल्ला कहते हैं, मगर मैं मजहबी हूं। आई हैव वेरी डीप रिलीजियस फीलिंग्स। एज फार एज पॉसिबल आई एम ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। लेकिन आपके बयान और स्पीचेज इतने भड़काऊ होते हैं कि एक कम्युनिटी को भड़काने के लिए आप मुझे उसका एक इस्तेमाल मिसाल दे करते दीजिए, हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप एक मिसाल दे दीजिए कि मैंने मुसलमानों को भड़काने वाली कोई बात कही है। मैं आपको 2 मिसाल देता हूं। बताइए। एक, रिपब्लिक डे के बायकॉट करने की आपने अपील की, देखिए, जो राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में आता है। नहीं, देखिए, वो बात आप इसलिए गलत मैं इसलिए मानता हूं कि वो अपील नंबर 1 मेरी नहीं थी। वो अपील बाबरी मस्जिद राब्ता कमेटी की थी जिसमें 10 मेंबरान थे, और वो अपील उसके पहले होने वाली दिल्ली कॉन्फ्रेंस की थी जिसने ये फैसला किया था कि अगर हुकूमत ने उस तक हमारी बात नहीं मानी तो हम सरकारी तकरीबों का बायकॉट करेंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं आपसे कि ये कोई पहला बायकॉट तो नहीं था यौम जमहूरिया का। अकाली दल ने और सिखों ने और न जाने कितने, झारखंड ने और आंसू ने और न जाने कितने लोगों ने तो अगर इसके पहले किया। वो गलती नहीं, करें मैं तो ये आप नहीं भी कर करेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मगर मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमने तो बड़ी एहतियात से किया। हमने तो कहा हम सिर्फ सरकारी तकरीबों का बायकॉट करेंगे, और जिन्होंने यौम जमहूरिया का बायकॉट किया उनके लिए देश के प्रेस ने कभी जबान नहीं खोली। और चूंकि ये कॉल बाबरी मस्जिद के सवाल पर एक मुसलमानों की कमेटी ने दिया, इसलिए आपने उसे कह दिया यह गद्दारी का काम है। आप तो डबल गेम खेलते हैं। यू यूज डबल स्टैंडर्ड्स। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट द नेशनल मीडिया आई होल्ड इट गिल्टी ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स। नेशनल मीडिया उनको भी उसी तरह कंडेम करता, अकाली हरगिज नहीं करता। अभी हाल में झारखंड पार्टी ने अभी बायकॉट की कॉल दी, आपने उसके बारे में एक लफ्ज नहीं लिखा। लिखा तभी तो आपको पता चला। अगर मीडिया नहीं लिखा हो तो आपको कैसे पता चलता? दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। बाबरी मस्जिद के मामले पे आपने मुसलमानों को सड़कों पर उतर आने के लिए कहा, और बल्ली मरान में 2 युवक मारे गए उस चक्कर में, जो दंगा भड़का। ये जो 2 नौजवान मारे गए, वो तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि दैट वाज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ पुलिस एट्रोसिटी, बिकॉज दे वर किल्ड इन कोल्ड ब्लड। दे वर किल्ड इन कोल्ड ब्लड। दे वर डूइंग नथिंग, बिकॉज आई वेंट एंड इन्वेस्टिगेटेड द मैटर लेटर। आपके हिसाब से आप भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं। मैंने कहा मुझे एक मिसाल आप दे दें, मुझे एक टेप आप सुना दें कहीं भी। मैं तो रोज बोलता हूं, रोज लिखता हूं, एक लाइन दिखला दीजिए मुझे कि मैंने मुसलमानों से ये कहा हो कि तेरी दवा का कोई इलाज नहीं है समाज में, बात तलवार उठा मैदान में निकल जा। मैं तो कानून और अकल की बात करता हूं, आईन की बात करता हूं। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के नाम पे अगर कोई हिंदुस्तान में यह समझता है कि हम यहां पे कभी इस्लाम की हुकूमत कायम कर देंगे, मुसलमानों की हुकूमत वापस ले आएंगे, तो मैं कहता हूं वो पागल है और पागलों की दुनिया में रहता है। अभी आपने डबल स्टैंडर्ड्स की बात कही। डबल स्टैंडर्ड्स के तो आपके भी माने जाएंगे कि आप इस्लामी तालीम की बात करते हैं, मदरसों की बात करते हैं, लेकिन अपने बेटों को कॉन्वेंट एजुकेशन में पढ़ाते हैं। नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा है कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान बच्चों को मदरसे में जाना चाहिए। मैंने इस बात की भी वकालत की है कि मदरसे की तालीम का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। मैंने ये भी कहा है। मैंने ये ज़रूर कहा है कि हर मुसलमान बच्चे को थोड़ी तालीम मजहब की मिलनी चाहिए, जो कि पैरेलल भी मिल सकती है।
इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाते हैं। आपके बच्चे तो अमेरिका इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं और यहाँ मुस्लिम यूथ को आप कहते हैं कि सड़क पे लड़े, मैंने किसी इस्लाम को बचाए, मुसलमानों के हक बचाए। मैंने अपने बच्चों के लिए कभी किसी से कोई मदद तलब नहीं की। मैं तो पहले दिन से यह कह रहा हूं कि मुसलमानों को सियासत में भी हिस्सा लेना चाहिए, मगर अपनी तालीमी तरक्की और अपनी आर्थिक तरक्की के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए और जितने भी फैसिलिटीज आसानियां मिलती हैं उनसे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तो ये थी सैयद शहाबुद्दीन की पर्सनालिटी से जुड़ी कुछ जानी अनजानी बातें। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक